Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 19 मार्च 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सर्बिया को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर आपको चार अलग अलग पेयर्स यानी चार अलग अलग जोड़े बनाकर दिए गए हैं। बताना है कि इनमें से कौन कौन से पेयर हैं जो कि करेक्टली मैच हैं। अब इन पेयर्स को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होगा कि ये पेयर्स आखिरकार किस चीज़ के बारे में है। तो इन जोड़ों में ना एक तरफ तो इंटरनेशनल अग्रीमेंट दिया है, ठीक है, एक तरफ तो यहाँ पर ये अग्रीमेंट का नाम दिया गया, दूसरी तरफ यहाँ पर दिया गया इसका सब्जेक्ट, यानी ये जो अग्रीमेंट किया गया है ये किस चीज़ को लेकर किया गया है। तो कौन कौन से पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, उस चीज़ के बारे में समझाना है। तो जैसे पहले पेयर में आप देखोगे तो अल्मा अता डिक्लेरेशन, क्या ये हेल्थ केयर ऑफ द पीपल के लिए था। दूसरा हेग कन्वेंशन, ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के लिए है। तीसरा है तलानोवा डायलॉग, क्या ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए है। फिर चौथा है अंडर टू कोएलिशन, ये क्या चाइल्ड राइट्स के लिए है। तो चारों एग्रीमेंट्स को अच्छे से पढ़ लिया ना। अब इन चारों एग्रीमेंट्स को देखते हुए आपको बताना है इनमें से कौन कौन से जो पेयर्स हैं वो बिल्कुल करेक्टली मैच हैं, यानी कौन सा पेयर और उसका जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सही है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 4 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4 ओनली। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो थंबनेल पर जो आर्टिकल है वो हमारे फ्रंट पेज पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, क्या बात की जा रही है, बात ये की जा रही है, देखो भारत ना पिछले कुछ समय से जो डीप ओशन मिशन है या फिर कह सकते हो समुद्रयान मिशन है ना, उसके लिए रेडी है, उसके लिए हम लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ फाइनली यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है, अब जल्दी यहाँ पर ये हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो NIOT नाम की बॉडी है, अभी आज से 2 दिन पहले भी ये बॉडी चर्चा में थी। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। वैसे अगर आपको फुल फॉर्म समझनी हो तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि बहुत जल्दी हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडियन ओशन के अंदर में जो ये हमारा समुद्रयान मिशन है वो चलाने वाले हैं। और इस समुद्रयान मिशन का जो एक मेजर मकसद होगा या हमारा मिशन होगा वो होगा समुद्र के अंदर में जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, यानी समुद्र के अंदर में जो भी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लोर करना, समुद्र का और कितना पोटेंशियल हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करना। ये सारा काम हमारा इस समुद्रयान मिशन के तहत होने वाला है। सवाल यह है कि समुद्रयान मिशन के दौरान क्या कोई समुद्र के अंदर जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, एक व्हीकल हमने बना रखा है जिसका नाम है मत्स्य। ये व्हीकल लगभग कह सकते हो कि समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक जाने वाला है और इसमें 3 लोग बैठे होंगे और वो तीनों लोग यहाँ पर समुद्र को एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें अगर कोई कलेक्ट करना हो तो वो यहाँ पर समुद्र से कलेक्ट भी किया जा सकेगा, ठीक है। तो वो सब यहाँ पर इस पूरे पर्टिकुलर व्हीकल को कंट्रोल कर कर ये मिशन कंडक्ट करने वाले हैं। कैसे किया जाएगा इस मिशन को आगे हम लोग समझते हैं एक पिक्चर के माध्यम से। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर इस मिशन के बारे में जान लो जो कि एग्जामिनेशन भी आपको हेल्प करेगा। तो जल्दी हम लोग इस मिशन को लॉन्च करेंगे, उसकी तैयारी अभी चल रही है। इस मिशन का मकसद है कि 3 लोगों को समुद्र के अंदर 6000 मीटर तक की गहराई तक पहुँचाना। अब वो कैसे जाएंगे, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं जा पाना, तो उसके लिए यहाँ पर एक व्हीकल बनाया गया है जिसका नाम है मत्स्य 6000। ये व्हीकल यहाँ पर उन 3 लोगों को बैठाकर समुद्र के अंदर लेकर जाएगा और समुद्र को अंदर से एक्सप्लोर करेगा। वहाँ पे क्या क्या नई नई चीज़ें हैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को प्रोवाइड करवाएगा।
जो मत्स्या 6000 व्हीकल है ना, ये व्हीकल किसने बनाया है? इस व्हीकल को पहले एक बार मैप में देख लो, सॉरी मैप कह रहा हूँ, पिक्चर में देख लो। यहाँ पर ऊपर मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये गोल सा जो ये व्हीकल आपको दिख रहा है ना, यही है मत्स्या 6000। अभी मैं इस पिक्चर को जूम करके दिखा दूंगा। तो ये व्हीकल किसने बनाया है? तो उसको डिज़ाइन किया है NIOT ने, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में ये काम किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बोला ये जा रहा है कि मान लो अगर कोई नॉर्मल ऑपरेशन करना है समुद्र के अंदर में, तो 12 घंटे तक आप इस व्हीकल को ऑपरेट कर सकते हो। अब मान लो कोई इमरजेंसी हो गई है, ह्यूमन सेफ्टी के लिए हमें यहाँ पर कोई काम करना है, तो उसके लिए 96 घंटे तक हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस इस पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर में अवेलेबल हैं, ठीक है। सवाल यह है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, जो यहाँ पर ये मैन्ड सबमर्सिबल होगा, यानी कि इसमें इंसान बैठे हुए होंगे इस व्हीकल के अंदर में, इसका मेजर मकसद यही है, डीप सी को एक्सप्लोर करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से निकालें, कुछ अगर हमें कुछ अलग से यूनिक चीज़ दिखती है तो उसको कलेक्ट करके लेकर आएँ, है ना। तो वो सारा काम यहाँ पर रहने वाला है। और आपको पता है कि इंडिया का तो एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि यहाँ पर कोस्टल एरिया के साथ में टच होता है, क्योंकि भारत का जो एक मैरीटाइम बाउंड्री है ना, 7517 किलोमीटर का एक लंबा चौड़ा मैरीटाइम बाउंड्री है, जिसके किनारे समुद्र ही समुद्र है। इंडिया के पास में से कई सारे राज्य हैं, यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे राज्य जो है ना, वो समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। 9 कोस्टल स्टेट्स आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे और लगभग 1400 के आसपास आइलैंड्स हैं। तो भारत के लिए तो अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र के माध्यम से और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होगा और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को मिलेंगी, तो वो सभी लोगों में मदद कर सकती हैं। क्योंकि इंडिया की जो बहुत सारी पॉपुलेशन, लगभग 30% जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, वो कोस्टल एरियाज़ में रह रही है, यानी समुद्र के किनारे जितने भी यहाँ पर राज्य हैं वहाँ पर रहती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को फिशरीज़ में, एक्वाकल्चर में, टूरिज़्म में, लाइवलीहुड में, सभी जगह पर सपोर्ट मिल सकता है इस मिशन के माध्यम से, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। सवाल यह है कि इस मिशन को चलाया कैसे जाएगा, कैसे ये वर्क करेगा। तो ये वाला व्हीकल जाने वाला है, जिसको आप लोग अभी पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर इस वाले पिक्चर को देखना है, इस वाले पिक्चर में आपको और अच्छे से जो क्लैरिटी है वो मिल जाएगी। देखो, समुद्र के बीच में जाएंगे एक जहाज़ लेकर, और इस जहाज़ के माध्यम से जो व्हीकल है ना, उसको यहाँ पे समुद्र के अंदर छोड़ा जाएगा। और वो जो व्हीकल है वो धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर 3 लोग बैठे होंगे, वो क्या करेंगे, वो इस व्हीकल को समुद्र के अंदर ड्राइव करते हुए लेकर जाएंगे, ठीक है। और सब कुछ उनको क्लियरली दिख रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर शीशा वगैरह लगा रखा है ना, ग्लास प्लेन लगा रखा है, जिसके चक्कर में सब कुछ अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। और सपोज़ यहाँ पे अगर इन्हें यहाँ से कुछ सैंपल वगैरह उठाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो, क्योंकि इतनी गहराई में जा रहे हैं, कुछ सैंपल वगैरह लेना होगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मशीन में, इस व्हीकल में एक रोबोटिक हैंड लगा रखा है। तो वो जो हाथ है ना, उसका यूज़ करके वो सामान जो है कलेक्ट कर सकते हैं। रोबोट वाला हैंड यहाँ पर इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में फ़ीचर्स वगैरह बताए गए, ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं। ये कितना यहाँ पर कितनी किलोमीटर के अंदर में ये जाने वाला है, और कैसे कैसे यहाँ पर वर्क करेगा, कितने घंटे के लिए वर्क करने वाला है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समुद्र के अंदर कई बार कई अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स है, जो खनिज है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर समुद्र की गहराई में जाकर ही पता चलेंगे। तो बहुत सारा जो पोटेंशियल है इंडिया के पास में, वो और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जा सकते हैं। फिर बाद में हम उन मिनरल्स को, अगर वो अच्छे से मिलते हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो तो आने वाले समय पर पता चलेगा कि आखिरकार क्या क्या हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो उसी की यहाँ पे तैयारी चल रही है, किसकी, समुद्रयान मिशन की, यानी कि डीप ओशन मिशन की। फिर यहाँ पे बोला गया है कि देखो, ये जितनी भी इसकी जर्नी होगी ना, जब ये जैसे जैसे समुद्र के अंदर जा रहा होगा, इसको प्रॉपरली यहाँ पर कैमरे से कवर किया जाएगा, यानी कि कैमरे से इसकी पूरी की पूरी फिल्मिंग की जाएगी। 12 कैमरा लगाए जाएंगे और 12 कैमरा यहाँ पर फिट होंगे आसपास, जो कि इसका 360 डिग्री का व्यू लेंगे। चारों तरफ से यहाँ पर इसका आराम से व्यू लिया जाएगा, ठीक है। देखा जाएगा कि किस किस प्रकार से यहाँ पर ये जो काम है वो कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में लिंक कर सकोगे। देखो, आज के न्यूज़पेपर में कोई ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, बट जितने भी टॉपिक हैं, थोड़े बहुत टॉपिक हैं, उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज संडे है। संडे में ना एडिटोरियल, ना टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, कुछ खास आता भी नहीं है, बट जो भी 2-4 टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। सोचा था वीडियो ना रिकॉर्ड करें, लेकिन फिर मैंने सोचा यार रिकॉर्ड कर लेते हैं, वरना कंसिस्टेंसी वगैरह सब बेकार हो जाएगी। और आपका जो मॉर्निंग वाला वीडियो है ना, वो भी कल से, यानी मंडे से अपलोड हो जाएगा। मैंने बोला था संडे से अपलोड हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में याद आया कि संडे में अपलोड होता ही नहीं है ना। संडे में हम लोग यहाँ पे ऑफ कर देते हैं उस वीडियो को, तो उसके लिए परेशान ना होना। मंडे से यानी कल से आपके मॉर्निंग वाले वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। जो भी पुराना हमारा एक सप्ताह का मॉर्निंग वाला वीडियो का करंट अफेयर पेंडिंग है, वो सभी मैं आपको कवर करवाऊँगा। उन सब की PDFs और प्लस वीडियोज़ वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट मैं रेडी करके रख लेता हूँ। परेशानी यह है कि बहुत ज़्यादा रात हो जाती तो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, फिर उसके बाद नहीं तो फिर मुझे पूरी रात जगना पड़ेगा, तो इतनी एनर्जी बचेगी नहीं फिर मॉर्निंग के वीडियो में।
तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम का इशू था, जैसे तैसे यहाँ पर अभी मैनेज हो चुका है। और अब हम लोग यहाँ पे कल से अपना मॉर्निंग और ये वाला द हिंदू वाला वीडियो दोनों टाइम पर लेकर चलेंगे, है ना। मॉर्निंग वाला वीडियो जो आपका 5 बजे आता है वो 5 बजे रेगुलर बेसिस पर कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो ये द हिंदू का वीडियो है वो अपन कोशिश करेंगे कि 8 बजे से पहले पहले आपको मिल जाए, ठीक है, जैसा अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बट संडे में आज जो है न्यूज़पेपर थोड़ा लेट आया तो थोड़ा सा आज आपको अखबार का एनालिसिस लेट मिला है। बट कोशिश यही रहेगी कि 8 बजे से पहले पहले मिल जाए, ठीक है, या फिर 8 बजे से 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद, कुछ भी हो सकता है। एनीवे, आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में। अच्छा हुआ क्या है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ना 2018 में एक पाइपलाइन बनाने की जो कह सकते हो इनागुरेशन है वो यहाँ पर किया गया था। एक नींव रखी गई थी, एक पाइपलाइन बनाया जाएगा, इंडिया से वो पाइपलाइन जाएगा बांग्लादेश तक। अच्छा, उस पाइपलाइन में भेजा क्या जाएगा, उस पाइपलाइन में डीजल भेजा जाएगा। भारत यहाँ पर डीजल भेजेगा बांग्लादेश को। तो हुआ क्या, तो वो पाइपलाइन बनकर तैयार हो चुका है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। वो पाइपलाइन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत के पीएम मोदी जी, साथ ही साथ में यहाँ पर बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। इनकी यहाँ पर देख पा रहे होंगे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस प्रकार से मीटिंग चल रही है। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के मीडियम के दौरान ही ये जो 131.5 किलोमीटर का है, कितना, 131.5 किलोमीटर का ऑयल पाइपलाइन है जो बांग्लादेश तक जाता है, उस पाइपलाइन को ओपन कर दिया गया है। साथ ही साथ में दोनों ने मिलकर काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया है, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की हैं बांग्लादेश ने इंडिया की और इंडिया ने बांग्लादेश की। तो पीएम मोदी ने मेंशन किया है कि देखो, सैटरडे में यानी कल के दिन यहाँ पर इस पूरे पाइपलाइन को ओपन कर दिया गया है। इससे दोनों देशों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब आप कहोगे वेट, ये बताओ पाइपलाइन इंडिया में कहाँ से निकला है और बांग्लादेश में कहाँ तक गया है, और ये जानना इंपॉर्टेंट भी है। तो उसके लिए आपको देखना होगा ये वाला पिक्चर। देखो इस प्रकार से यहाँ पर ये पाइपलाइन है जिसके अंदर डीजल को भेजा जाएगा बांग्लादेश के अंदर में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इधर यहाँ पे आपको असम देखने को मिलेगा, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकलेगा रास्ता। इंडिया के अंदर जो जगह है जिसका नाम है नुमालीगढ़, क्या नाम है, नुमालीगढ़, वहाँ से यहाँ पर इस तेल को भेजा जाएगा। और इस डीजल को भेजते हुए कहाँ पे हम लोग, बांग्लादेश के अंदर में, खासकर बांग्लादेश में एक जगह है परबतीपुर, वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा ये रुको, एक सेकंड रुको, बस खाली इस चीज़ को देखते हुए जाओ। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार से। अच्छा, मैं ये लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है, इसके ऊपर है इंडिया और नीचे जो आपको यहाँ पर दिखेगा लाइट ग्रीन कलर में, यह है पूरा का पूरा बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया, ऊपर इंडिया हो गया। ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, याद करो। ठीक है, यहाँ पर असम है ना, बाकी अरुणाचल प्रदेश, ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहीं पर आते हैं। और यहीं पर आपको नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड देखने को मिलेगा, ये है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो पहले तो ये पाइपलाइन इस प्रकार से यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पहुँचा है, फिर इस प्रकार से यहाँ पे ये पहुँचा है, और उसके बाद में नीचे जो खासकर बांग्लादेश के अंदर में एक जगह है जिसका नाम है परबतीपुर, वहाँ तक पहुँचाया गया है। ठीक है, दिनाजपुर तक। इंडिया में खैर यहाँ पर ये पाइपलाइन 5 किलोमीटर तक का है, जबकि बांग्लादेश में एक बहुत लंबा एरिया इसने कवर किया है, 126.57 किलोमीटर के एरिया को कवर किया है। ठीक है, तो लोकेशन ध्यान रखना, असम का जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, यहाँ से इस डीजल को भेजा जाएगा बांग्लादेश के अंदर में। बांग्लादेश में खासकर परबतीपुर में ये डीजल भेजा जाएगा, और इस स्टेप की वजह से यहाँ पर दोनों के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से पिछले कुछ समय पर एनर्जी का काफ़ी बड़ा क्राइसिस आया है, जो कि बांग्लादेश ने भी बहुत बुरी तरह से सफ़र किया है। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब एनर्जी इनसिक्योरिटी जो है ना, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ठीक होती हुई नजर आएगी। अब इनको इतनी टेंशन नहीं रहेगी एनर्जी के मामले में, थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर इस पाइपलाइन के माध्यम से मिल ही जाएगा, ये इन्होंने यहाँ पर बोला है। तो इस पाइपलाइन की टोटल लेंथ में बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेश में लगभग 126.57 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी है, इंडिया में 5 किलोमीटर की बिछी है। और ये पाइपलाइन कह सकते हो कि ऑपरेशनल हो चुकी है सैटरडे से ही, यानी कल से यहाँ पर इसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में 2018 में वैसे इसका उद्घाटन किया गया था, नाउ फाइनली अब जाकर 2023 में ये पूरी तरह से तैयार होकर ओपन हो चुकी है। साथ ही साथ में कह सकते हो पीएम मोदी ने यहाँ पे बांग्लादेश की जो लीडरशिप है उसको भी यहाँ पर प्रेज़ किया है, उसकी भी काफ़ी तारीफ़ की है। बोला है कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे वो एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, चाहे वो डिजिटल फील्ड का मामला हो, चाहे वो कनेक्टिविटी का मामला हो, सभी तरह पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश के पीएम की साइड से भी जो रिलेशंस है वो अच्छे से मेंटेन रखे गए हैं। प्लस इंडिया और बांग्लादेश में जो पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा आने वाले समय पर ग्रो होने के चांसेस है, जिस प्रकार से आज के समय पर दोनों देश के रिलेशंस चल रहे हैं।
हालांकि यहाँ पर सब कुछ हो रहा था। देखो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर में आपको काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे बांग्लादेश की पीएम है, इंडिया के पीएम हो गए और असम के चीफ मिनिस्टर भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली असम की रिफाइनरी से यहाँ पर ये डीजल जाने वाला है, तो असम के चीफ मिनिस्टर भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। बट सभी के बारे में मेंशन करती हैं ये पीएम, बांग्लादेश की जो पीएम है सभी के बारे में मेंशन करती हैं। बट बोला गया था कि वेस्ट बंगाल के बारे में भी सोचा था मेंशन करेंगे, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के बारे में, बट उनके बारे में मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल के साथ में तीस्ता रिवर वाला इशू चल रहा है। तीस्ता नदी जो कि यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ में शेयर होती है, तो तीस्ता नदी के ऊपर में वेस्ट बंगाल के अंदर में एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा जो पानी है वो यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा। तो उसी की वजह से यहाँ पर बांग्लादेश नाराज़ है। देखो पानी को लेकर तो कई सारे देशों में डिस्प्यूट हैं, कई सारे देशों में डिस्प्यूट हैं, कई सारे स्टेट्स में, हमारे राज्यों में आप देख पाओगे कई सारे डिस्प्यूट्स हैं। वही बस खाली बात यह है कि एक नदी निकल कर जाती है ना, तो उसका अगर पानी ऊपर रोक लिया जाएगा, उस पर प्रोजेक्ट बना लिया जाएगा, तो वो नदी जहाँ से बहकर जा रही होगी, जिस देश से या जिस अलग दूसरे राज्य से, तो वो यहाँ पर उसका विरोध करता है कि देखो पानी ये रोक लेगा। अब पानी रोक लेगा तो नीचे पानी आएगा नहीं। ठीक है, पानी का ये भरपूर यूज़ करेगा तो यहाँ पे पानी आएगा नहीं, और पानी नहीं आएगा तो हम अपने बाकी सारे एरियाज़ को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर नॉर्मल से बने रहते हैं। बट ओवरऑल इशू क्या है ये आपने समझ लिया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये देखो आर्टिकल तो समझ में आ गया है। इसके अलावा एग्जामिनेशन के लिए आपको इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, खासकर जो स्टैटिक बुक्स आप पढ़ते हो ना, इंटरनेशनल रिलेशन की किताब खरीद लाते हो, ऐसा मत किया करो। क्यों मत किया करो? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर पिछले 10-15 सालों में जो भी प्रश्न बने हैं ना, वो न्यूज़ से ही बने हैं। जैसे अभी इंडिया बांग्लादेश चर्चा में, तो इंडिया बांग्लादेश के पढ़ लो। सभी देश के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया के रिलेशंस सभी देशों के साथ में कैसे हैं, वो यहाँ पर एक बेवकूफ़ी होगी। बहुत मोटी मोटी किताबें यहाँ पे पढ़ने बैठ जाते हैं लोग। बस खाली उतने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा करो जो कि न्यूज़ में रहते हैं, जैसे आज इंडिया बांग्लादेश। अब इनके रिलेशंस में क्या पढ़ना है, देखो आओ मैं आपको मेजर मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखो, मैं आपको इतिहास से पढ़ा दूंगा। उनका जो हिस्ट्री है वहाँ से हम लोग लेकर चलेंगे, दोनों देशों का इतिहास पहले हम लोग समझेंगे। इंडिया का ही यहाँ पर कह सकते हो एक बहुत ज़्यादा करीबी पड़ोसी है, एक बहुत बड़ा बाउंड्री को शेयर करता है बांग्लादेश भारत के साथ में। इंडिया जो है एक ऐसा देश था जिसने यहाँ पे बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकग्नाइज़ किया। एज अ कंट्री, हाँ, क्योंकि आपको पता होगा 1971 से पहले क्या हालात थे। आप सोच रहे होंगे क्या हालात थे, तो 1971 से पहले ये जो बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, और ये वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन एक वॉर होता है 1971 में, 1971 की वॉर के बाद में ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, और इसको बांग्लादेश बनाने में इंडिया का काफ़ी बड़ा सपोर्ट था, और ये सब लोग खुद भी वेस्ट पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे कि हम यहाँ पर पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते हैं। तो ये अलग से देश बना, और जब ये देश बना ना तो इंडिया ने बहुत जल्दी यहाँ पर इसको रिकग्नाइज़ कर लिया था, और भारत ने यहाँ पर सपोर्ट किया था इसको, बांग्लादेश को पूरी तरह से। तो जैसे भूटान था, भूटान ने यहाँ पर इसको रिकग्नाइज़ किया एज अ कंट्री, फिर इंडिया भी आया, इंडिया ने भी यहाँ पर इसको एज अ कंट्री रिकग्नाइज़ कर लिया था। मतलब जैसे यहाँ पर ये देश आज़ाद होता है, देश बनता है 1971 में दिसंबर के महीने में, उसके तुरंत बाद यहाँ पर इसको एज अ कंट्री रिकग्निशन हम लोगों ने दे दी थी, मान्यता दे दी थी। अब दोनों देशों के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अलग अलग कई सारे प्रकार के डिफेंस कोऑपरेशन भी होते हैं। अब डिफेंस कोऑपरेशन मतलब इन दोनों की आर्मी नेवी के बीच में अलग अलग अभ्यास होते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज यहाँ पर ये करती हैं। तो दोनों देशों के बीच की आर्मी के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्सरसाइज संप्रीति, और दोनों देशों की नेवी के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्सरसाइज मिलन। ये दोनों देशों के बीच में कंडक्ट किए जाते हैं। बॉर्डर की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो लगभग 4,996 किलोमीटर का है, 4,096.7 किलोमीटर का, यानी 4,000 से भी ज़्यादा, 4,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश के बीच का देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा, इनके बॉर्डर को लेकर काफ़ी बार बहुत सारे विवाद देखने को मिले हैं, बट इन्होंने कई सारे अग्रीमेंट किए हैं, जिसमें से एक अग्रीमेंट था इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के माध्यम से दोनों देशों ने काफ़ी, कह सकते हो, शांतिपूर्वक जो मामला है ना, अपने बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट्स थे वो निपटा लिए थे। अगर मैं आपको मोटा मोटा एक तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, सपोज़ यहाँ पे ये एक बाउंड्री है, इधर यहाँ पर इंडिया है, इधर यहाँ पर बांग्लादेश है। मैं आपको एक मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुआ क्या था कि कुछ आइलैंड्स, कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स जो है इंडिया के बांग्लादेश की साइड में आते थे, और बांग्लादेश के कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स इंडिया की साइड में आते थे। अब इसको लेकर विवाद हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, उस मामले को भी यहाँ पर इन्होंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उस मामले को भी यहाँ पर आराम से यहाँ पर क्या करा, सॉल्व कर सके ये। तो बॉर्डर मैनेजमेंट में ये दोनों काफ़ी अच्छे से काम कर चुके हैं, पहले भी ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी कई सारी नदियाँ हैं दोनों देशों के बीच में बहती हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर हम बात करें तो 54 रिवर्स, 54 रिवर ऐसी हैं जो कि कॉमनली दोनों देशों के बीच में बहती हैं।
ठीक है। और इन रिवर्स को मैनेज करने के लिए एक जॉइंट रिवर कमीशन भी बना रखा है। 1972 से ही यहाँ पर ये जॉइंट रिवर कमीशन काम कर रहा है, जो कि यहाँ पर ये जो नदियाँ दोनों देशों के बीच में बहती हैं ना, इन नदियों का मैक्सिमम बेनिफिट दोनों देशों को मिल सके, वो यहाँ पर काम है इस कमीशन का। बाकी इंडिया बांग्लादेश के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत का एक सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है पूरे साउथ एशिया में। इंडिया ने साल 2018-19 में जो एक्सपोर्ट किया था बांग्लादेश को, लगभग 9.21 बिलियन यूएस डॉलर्स का था। उसके बाद तो वैसे कम हो गया था कोविड-19 की वजह से, तो इस वजह से आपको 2018-19 का डेटा बताया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद में बांग्लादेश ने लगातार यहाँ पर अप्रिशिएट किया है अलग अलग अग्रीमेंट्स को। भारत ने बांग्लादेश को हर तरीके से अलग अलग अग्रीमेंट्स के माध्यम से भी सपोर्ट किया, जैसे ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस यहाँ पर बांग्लादेश को दिया गया है ना। बांग्लादेश अपना जो सामान है वो इंडिया में दे सकता है, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई एक्स्ट्रा कोटा नहीं लगेगा, है ना। आराम से यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। इस प्रकार के फ़ायदे यहाँ पे अलग अलग अग्रीमेंट्स के माध्यम से बांग्लादेश को दिए गए। अब उसके बाद में बांग्लादेश ने कनेक्टिविटी के मामले में भी कोऑपरेट किया। दोनों देशों ने मिलकर अपनी दोनों देशों की कनेक्टिविटी जो है उसको इंप्रूव करने के ऊपर फोकस किया है कि आराम से दोनों देश कनेक्ट हो सके, बीच में आने जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाए। तो दोनों देशों ने मिलकर क्या किया, एक नया रेलवे लिंक बनाया। नया रेलवे लिंक यहाँ पर रिस्टोर किया, जो कि कहाँ से चलता है, इंडिया के अंदर में जो हल्दीबारी है वहाँ से ट्रेन स्टार्ट होगी और बांग्लादेश के चिल्हाटी में रुकेगी। तो दोनों देशों के बीच में यहाँ पर एक इस प्रकार का रेलवे लिंक है जिसको रिस्टोर किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ के ऊपर काम चल रहा है, वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ये 4 देश के नाम लिए ना मैंने, इसमें बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है। चारों देश आपस में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर एक मोटर व्हीकल रोड बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है, यानी कि अगर आप मोटरसाइकिल से ये चारों देश घूमना चाहो तो बिल्कुल यहाँ पर आराम से अपनी गाड़ी से जो है इन चारों कंट्रीज़ को विजिट कर सकते हो। तो इस प्रकार को लेकर भी, इस प्रकार की चीज़ को लेकर भी काम किया जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद में कह सकते हो कि पावर सेक्टर की बात आती है, तो पावर सेक्टर में भी दोनों देशों का कॉपरेशन काफ़ी बड़ा है और इसमें बांग्लादेश को बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि बांग्लादेश हमसे बहुत सारी जो एनर्जी है वो इंपोर्ट करता है। तो बांग्लादेश करंट समय पर लगभग 160 मेगावाट का जो पावर है वो इंडिया से इंपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। इन सब चीज़ों के अलावा अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी बॉडीज़ है जहाँ पे दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शंस में ये दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ और बॉडीज़ हो गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा, कह सकते हो कि सार्क हो गया, है ना। फिर उसके बाद बिम्स्टेक हो गया, इसके अंदर भी यहाँ पर ये दोनों देशों का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब उसके अलावा हाल ही में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते हैं। इंडिया बांग्लादेश ने मिलकर क्या किया है, 7 एग्रीमेंट को साइन किया है। उस एग्रीमेंट के माध्यम से क्या बोला गया कि अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर ओपन किए जाएंगे, जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से दोनों देशों के जो संबंध हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। इवन यहाँ पर आप कह सकते हो बांग्लादेश का जो चौथोग्राम पोर्ट है ना, मोंगला पोर्ट है, वो सब यहाँ पर इंडिया के एक्सेस में आ चुका है। भारत आज के समय पर उसका यूज़ कर सकता है। तो भारत की कनेक्टिविटी खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन अच्छे से कनेक्ट हो सकता है बांग्लादेश के साथ में, और ये हो भी रहा है धीरे धीरे। हमने पिछले कुछ समय पर कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ भी किया है। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फ्यूचर कोऑपरेशन के बारे में चर्चा की जा रही है। आने वाले समय पर और भी कई सारी चीज़ों के बीच में कोऑपरेट करने वाले हैं देश, चाहे वो कल्चरल इकोनॉमी हुआ, ब्लू इकोनॉमी हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये फोकस करने वाले हैं। हालांकि कुछ विवाद भी है दोनों देशों के बीच में, जैसे रोहिंग्या इशू वाला देखने को मिलता है ना, जो रोहिंग्याज है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर आए, उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है वापस। ऐसे कई सारे इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बट इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के बारे में चर्चा की जा रही है। इस मामले को सॉल्व करने के बारे में चर्चा की जा रही है कि मामला जो है दोनों देशों का बीच का ये निपट जाए, इससे रिलेशंस के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद कोविड-19 में इंडिया ने कई सारे देशों को मदद दी है, जिसमें से यहाँ पर एक देश बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश को कई सारे वैक्सीन हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हो कि जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी ना, इसके तहत यहाँ पे बांग्लादेश को अलग अलग प्रकार का सपोर्ट दिया गया है। कोविड-19 के दौरान इंडिया ने कई सारी थेरेपेटिक्स, वैक्सीन और वैक्सीन प्रोडक्शन के मामले में पार्टनरशिप वगैरह भी इसको प्रोवाइड करवाई है। अब उसके अलावा दोनों देशों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं। उन डिस्प्यूट के अंदर में सबसे पहले एनआरसी वगैरह देखने को मिलेगा। असम के अंदर में जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी को लागू किया गया, इससे बांग्लादेश नाराज़ हो गया था कि काफ़ी सारे जो इलीगल बांग्लादेशीज़ हैं वो अभी इंडिया के अंदर घुसे हुए हैं, खासकर असम वाले रीजन में। तो खासकर उनको यहाँ पर पहचानना और उनके देश वापस भेजना, उसके लिए यहाँ पर एनआरसी को लेकर आया गया, ताकि जो इलीगल बांग्लादेशीज़ हैं इनको वहाँ पे आइडेंटिफाई करके वापस भेजना। तो इससे यहाँ पे बांग्लादेश काफ़ी नाराज़ हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक इशू ये भी है कि चाइना की साइड में बांग्लादेश का झुकाव थोड़ा ज़्यादा है। और जब हम लोग बात करते हैं हथियारों की, वेपन्स की, तो बांग्लादेश ने चाइना से काफ़ी सारे वेपन्स, काफ़ी सारे हथियार अभी के समय पर इम्पोर्ट भी किए हैं।
जो पनडुब्बियाँ वगैरह है वो भी यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश। उसके साथ साथ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका हिस्सा भी है बांग्लादेश। तो चाइना की तरफ इसका झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को लेकर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। अपन एक छोटा सा टारगेट रखते हैं 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, आप इसको एजुकेशन वाले पॉइंट से लिंक कर सकते हो। देखो, आपने EMRS के बारे में सुना होगा। अच्छा, ये EMRS क्या है? ये है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, है ना। पहले मैंने आपको EMRS के बारे में पढ़ा रखा है। बात यह है कि जो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है ना, ये अभी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। हमारा टारगेट है हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्कूल्स हैं इसको ओपन करें, है ना। हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को ओपन करें। लगभग 2025-26 तक 740 इस प्रकार के स्कूल्स को ओपन करने का टारगेट रखा गया है। अभी ये स्कूल कहाँ पे ओपन किए जाते हैं वो सब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन करंट समय पर बात करें, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज की तारीख में आप देखोगे तो लगभग 401 कितने 401 जो हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स काम कर रहे हैं। 401 स्कूल्स ऑलरेडी हैं। हमारा टारगेट है कि 740 के आसपास स्कूल्स होने चाहिए 2025-26 तक। ठीक है, लेकिन पता है ये जो 401 स्कूल्स चल रहे हैं इनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है करंट समय पर। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है टीचर्स का शॉर्टेज। जितने भी टीचर्सों की बहुत ज़्यादा कमियां नज़र आ रही हैं। बोला गया कि इन 400 स्कूलों में लगभग 4,000 के आसपास टीचर हैं और इस टीचिंग स्टाफ के अंदर बहुत सारे लोग हैं, प्रिंसिपल्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, सभी लोग यहाँ पर केवल इसी में आ जाते हैं। केवल 4,000 नंबर के आसपास टीचर्स आपको नज़र आएंगे, जिनकी कह सकते हो जो कमियाँ हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है और जिसके चक्कर में जो स्कूल्स हैं वो सही से फंक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो शॉर्टेज का प्रॉब्लम है ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, लंबे समय से प्रॉब्लम चल रहा है। 2022 में भी यहाँ पर इस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा उठाया गया था। हमने कई बार डिस्कशन किया, मैंने बोला ना दिवाली के टाइम पर ये चर्चा में था क्योंकि टीचर्स का काफ़ी बड़ा शॉर्टेज हो चुका था, है ना। और अभी यहाँ पर ये फिर से चर्चा में आ चुका है। तो हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट ये है कि हम लोग नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ चुके हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर इसको मैनेज करती है क्योंकि जो स्कूल से बेसिकली ट्रैवल एरियाज़ के लिए होते हैं। तो यहाँ पर इनका जो काम है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ यहाँ पे नए जो रूल्स वगैरह उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। ये एक नए रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर आ रहे हैं। अच्छा, उस रूल्स और रेगुलेशन के माध्यम से क्या जाएगा तो उस नियम के हिसाब से जो टीचर्स उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, टीचर्स को हायर किया जाएगा। तो टारगेट है कि लगभग यहाँ पर 38,000 के आसपास टीचर्स और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है उसको यहाँ पर लेकर आया जाए। तो 2025-26 तक 740 ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स ओपन किए जाएंगे और 38,000 के आसपास टीचर्स और बाकी सारा सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर अब टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए कुछ नए नियम लाए गए। अब जब नए नियम लाए जा रहे हैं ना तो बोला यह जा रहा है कि जो बाकी जो हमारे 401 स्कूल जो ऑलरेडी चल रहे हैं ना, इसमें 4,000 के आसपास जो टीचर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब जो नए वाले रूल जो नए वाले रूल लेकर आए गए उसमें यहाँ पर इनको भी रख लिया गया है कि अब नए रूल के हिसाब से, नए नियम के हिसाब से यहाँ पर इनका भी रिक्रूटमेंट होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो टीचर्स हैं ना काफ़ी नाराज़ भी हैं कि आप अगर नए रूल लेकर आए हो, वो नए रूल केवल नए वाले लोगों के लिए है, पुराने वालों के लिए नहीं है। अब मेंशन ये किया जा रहा है कि देखो नए रूल्स जो है ना, ये न्यू रूल्स कहीं ना कहीं पुराने वालों के ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए और नए वालों के ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि अब जो नए लोग आएंगे, मैंने बोला ना 38,000 लोगों को लाने का टारगेट रखा गया है, तो वो सब नए रूल्स के नए नियम के हिसाब से यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे, नए नियम के हिसाब से यहाँ पर रिक्रूट किए जाएंगे। अब वो नए नियम क्या हैं वो यहाँ पर समझाए नहीं गए हैं। तो जो पुराने वाले टीचर्स हैं उनका कहना यह है कि जब नए नियम लेकर आ रहे हो, जब अच्छी खासी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवा रहे हो, तो हमें भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए था। बट अभी यहाँ पे मामला यह है कि बोला जा रहा है नए नियम के हिसाब से जो पुराने वाले जो टीचर्स हैं ना, अगर उनको नए नियम के अंडर में आना है, वैसे कायदे में जैसे नए नियम लागू हो रहे हैं तो पुराने वाले के ऊपर लागू हो जाना चाहिए था, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ पे जो मिनिस्ट्री लेकर आ रही है इस नए नियम को, उनका कहना यह है कि ऐसा होगा नहीं। नए नियम केवल नए वाले जो लोग होंगे, नए जो टीचर्स होंगे, नए स्टाफ होंगे, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और अगर जो पुराने वाले टीचर्स है, पुराने वाले स्टाफ है, उनको नए नियम के अंडर में आना है, नए न्यू रूल्स के अंडर में आना है, तो उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा न्यू रूल्स के अंडर में। ठीक है, तो इसी को लेकर यहाँ पर कि जो पुराने वाले उनकी जॉब्स थोड़ी सी टंग सी जाएगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है।
ठीक है, तो ये थी बात यहाँ पर पूरा का पूरा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को लेकर। क्या है रिक्रूटमेंट का इशू, या आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। बट इतना पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, आपको थोड़ा सा EMRS के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए कि आखिरकार एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स कैसे होते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, प्लस कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पर खोले जा सकते हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो ये EMRS है ना, ये बेसिकली अपने आप में एक स्कीम है। ये स्कीम लेकर आई गई थी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्कूल्स को ओपन कर सके ट्राइबल पीपल के लिए, जो खासकर ट्राइबल्स होता है, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए यहाँ पर ये स्पेशल स्कूल को बनाया गया। और इसकी शुरुआत जो है 1997 से लेकर 1998 में हो चुकी थी। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है ना, ये पहले बनाया गया शिंदे में, नासिक के अंदर में। नासिक में यहाँ पर ये तैयार था और इसको प्लान किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के थ्रू, ताकि क्या किया जा सके, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, आसपास के जो ट्राइबल एरियाज़ है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन, उनको एक अच्छी खासी क्वालिटी वाली एजुकेशन दी जा सके, उसके लिए यहाँ पर इन स्कूल्स को बनाया गया। तो स्पेशली यहाँ पर ये किनके लिए है, ट्राइबल पीपल के लिए है। जो EMRS स्कूल है ना, ये क्या करते हैं, CBSE वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं, है ना। जैसे आपको पता होगा ICSE बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड होता है, और अपने अपने राज्यों का बोर्ड होता है, जैसे UP बोर्ड और ये सारे बोर्ड्स होते हैं। तो जो CBSE वाला पैटर्न है वो यहाँ पर ये फॉलो करता है EMRS स्कूल। ना ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ना, इसको क्यों डेवलप किया गया, देखो इसको यहाँ पर लेकर आया गया है ताकि हम ट्राइबल स्टूडेंट्स को एक अच्छी शिक्षा दे सकें, एक अच्छा एजुकेशन यहाँ पर उनको दिया जा सके। और केवल ना उनके एकेडमिक एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए, रटवाने से और एग्ज़ाम दिलवाने से यहाँ पर सारा काम नहीं होने वाला। तो इसके अलावा भी यहाँ पर ओवरऑल उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है वो कैसे होगा, उसके ऊपर मेजर फोकस करने के लिए ये यहाँ पर इन स्कूल्स को बनाया गया। और जैसे मैंने बोला कि लगभग 400 के आसपास स्कूल्स है जो कि आज के समय पर फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इनका मेजर काम यहाँ पर है कि बच्चे को हम लोग स्पोर्ट्स में और बाकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में भी अच्छे से फोकस करने वाले हैं, अच्छे से यहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अब ये जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है EMRS की, उसके अकॉर्डिंग बात करें, देखो 2010 की यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आई थी EMRS की। उसके हिसाब से क्या बोला गया कि कहाँ पे स्कूल्स ओपन हो सकते हैं, बोला गया एटलीस्ट 1 EMRS इज़ टू बी सेट अप इन ईच इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी। मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर जो आबादी है, जो भी पॉपुलेशन रह रही है, अगर 50% वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, तो उस एरिया के अंदर तब जाके वो स्कूल ओपन हो सकता है। और ऐसी बात बजट 2018-19 से ही बोल दी गई थी कि जो भी ब्लॉक है इंडिया के अंदर में, अगर उस ब्लॉक में 50% से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, 50% से ज़्यादा ST वाले लोग रह रहे हैं, और एटलीस्ट वहाँ पर 20,000 के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन है, यानी 20,000 के आसपास ट्राइबल लोग हों उस पर्टिकुलर एरिया में, तब जाकर उस एरिया को एलिजिबल किया जा सकता है, तब जाकर उस एरिया में एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ओपन किया जा सकता है। तो क्या है रिक्वायरमेंट, कोई भी एरिया हो वहाँ पे 50% ST पॉपुलेशन और लगभग 20,000 के आसपास ट्राइबल पर्सनस हो, तब जाकर यहाँ पर वो जो स्कूल है ये ओपन किया जाएगा उस एरिया के अंदर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बच्चों को सपोर्ट करना फिजिकली, मेंटली, सोशली और हर एक तरीके की स्किल प्रोवाइड करवाना, ना केवल पढ़ाई के ऊपर फोकस करना, पढ़ाई के साथ साथ उनके जो मेजर डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करना। तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये था EMRS के बारे में जो भी है, ठीक है। आगे आते हैं ना दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर ये वाला है। अब PM मोदी ने यहाँ पर बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया है, ज़्यादा कुछ खास बात यहाँ पर है नहीं इस आर्टिकल में पढ़ने लायक, क्योंकि ये वाला टॉपिक हम कई बार अपने एडिटोरियल में कवर कर चुके हैं। आप यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर एक आंसर राइटिंग भी कर चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा। मिलेट्स के ऊपर आंसर राइटिंग करवाई है नहीं करवाई है, किस किस ने की थी, याद आया। अब PM मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने बोला है कि देखो जो मिलेट्स है ना, अब मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स होते हैं मोटे अनाज, जैसे बाजरा, जोअर, रागी, ये सारे मिलेट्स हैं। तो ये कहने के सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे फूड और न्यूट्रिशन क्राइसिस के। PM मोदी का कहना यहाँ पर यह है कि इंडिया का जो ये मिलेट मिशन है, क्योंकि 2023 को हम बिल्कुल एक तरीके से मिलेट ईयर की तरह देख रहे हैं, मिलेट्स को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। तो PM मोदी बोलते हैं कि भारत का जो ये मिलेट मिशन है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे 2.5 करोड़ फार्मर्स के लिए, 2.5 करोड़ किसानों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। क्यों, काफ़ी सारे किसान भाई यहाँ पर मिलेट्स को उगाते थे, लंबे समय से उगाते हैं, बट उनको इतना सपोर्ट मिला नहीं, क्योंकि लोग मिलेट्स की खुद वैल्यू नहीं करते हैं। अब बाजरा, जोवर, रागी, इनको कौन यहाँ पर खा रहा है, बहुत कम ही लोग जो है वो यहाँ पर इनका कंजम्पशन कर रहे हैं। जबकि साइंटिफिकली देखें तो जो नॉर्मल फसल होती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है ये जो भी हमारा मिलेट है ना। काफ़ी अच्छे खासे न्यूट्रिशन इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, मिलेट्स के बारे में थोड़ा डेटा जो है आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। पहले वैसे मैं आपको ये डेटा ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। मिलेट क्या है, तो मिलेट बेसिकली यहाँ पर जैसे कि रागी हो गया, रागी को इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर मिलेट, जोवर हो गया,
सामा हो गया, बाजरा हो गया, वारिगा हो गया, ये सारे के सारे मिलेट्स कहलाते हैं, मोटे अनाज। ठीक है, जैसे चावल वगैरह है ना, उसकी जगह यहाँ पर आप इनका यूज़ कर सकते हो। बोला ये जाता है जो ये मिलेट्स हैं लगभग 131 कंट्रीज़ के अंदर ग्रो किए जाते हैं। 131 कंट्रीज़ में ग्रो किए जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इंडिया कहीं ना कहीं मिलेट का दुनिया भर में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। तो अगर पूरे एशिया की बात करें, पूरे एशिया में जितना भी मिलेट का उत्पादन होता है उसका केवल 80% उत्पादन भारत करता है। तो आप इमेजिन करो इंडिया में कितने बड़े लेवल पर मिलेट्स ग्रो किए जाते होंगे। तो मिलेट्स प्रोडक्शन के मामले में इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री है। पूरे एशिया में जितना भी उत्पादन होता है मिलेट का, उसका 80% उत्पादन केवल भारत की साइड से किया जाता है। दुनिया भर में जितना भी उत्पादन होता है, दुनिया भर में जितना भी प्रोडक्शन होता है, उसका 20% प्रोडक्शन केवल इंडिया की साइड से किया जाता है। सवाल यह है कि सर मिलेट्स क्यों है इतना इंपॉर्टेंट। देखो, मिलेट्स को बोला जाता है कि एक न्यूट्रिशियस सीरियल है, यानी कि इसके अंदर पोषण भरपूर है, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे पाए जाते हैं। जो मिलेट्स होते हैं इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, प्लस ग्लूटेन फ्री होते हैं, यानी कि कोई भी बीमारी आपको यहाँ पर ये नहीं पैदा करेंगे। और अगर कोई इंसान बीमार के साथ में है, कोई बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो उनके लिए भी यहाँ पर ये जो खाना है, ये जो अनाज है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सबसे पता इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे आप अगर कोई नॉर्मल फसल लगा रहे हो, गेहूँ चावल लगा रहे हो खेत के अंदर में, तो उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि भैया इतना पानी चाहिए, इतनी धूप चाहिए, ये सब इसका एक रिक्वायरमेंट होता है। बट मिलेट्स ना, जैसी सिचुएशन होगी उसी में ढल जाएगा। तो मिलेट्स को आप ग्रो कर सकते हो अलग अलग प्रकार की मिट्टी में। जैसे गेहूं और चावल को आप अलग अलग प्रकार की मिट्टी में नहीं ग्रो कर सकते, उसके लिए एक स्पेशल वैरायटी की यहाँ पर सॉइल आती है, उसी में आप ग्रो कर सकोगे, है ना, अलग अलग प्रकार की जो वैराइटीज़ आती हैं। बट मिलेट्स को, इस प्रकार के मोटे अनाज को आप अलग अलग वैरायटी, कितनी वैरायटी की सॉइल हो आप उसमें ग्रो कर सकते हो। क्लाइमेट कैसा भी हो, है ना, धूप निकल रही है नहीं निकल रही है, बरसात हो रही है नहीं हो रही है, या फिर कह सकते हो कि सूखा पड़ गया है कहीं पर, तो सूखा पड़ने से जैसे चावल की फसल वो बेकार हो जाती है, वैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि मिलेट्स की फसल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये एडेप्टेबल है, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पर ये फसल ढल जाती है। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा यही है। और हम लोग जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, जितना तेज़ी से यहाँ पर इंडिया के अंदर या दुनिया भर के अंदर में गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं मिलेट्स जो है कारगर साबित हो सकता है हमारे फार्मर्स के लिए। फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, प्लस न्यूट्रिशियस भी है, और फार्मर के प्रति सपोर्टिव भी है, उनको कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। लेकिन नुकसान पता है क्या, लोगों को यहाँ पर इसके बारे में इतना पता नहीं है, लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है मिलेट्स के बारे में। तो इसी वजह से यहाँ पर 2023 को मिलेट ईयर की तरह देखा जा रहा है और मिलेट्स को प्रमोट करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। प्रॉब्लम यही है कि हर जगह पर ये मिलेट्स जो हैं अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, इस चक्कर में ज़्यादा फार्मर्स यहाँ पर इसको ग्रो करते भी नहीं हैं। अगर यहाँ पर इसका कंजम्पशन बढ़ जाता है हमारे देश भर में, इसकी ग्रोथ यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होते नजर आएंगे। वो चीज़ भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन की गई। तो ये था आज का हमारा सरका सरा डिस्कशन। वर्ल्ड सेक्शन पर आएंगे, दुनियादारी में क्या चल रहा है, तो कोई खास चीज़ यहाँ पर नहीं है। कोविड को लेकर डेटा क्या है ना, यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर क्या है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसको आप स्किप कर सकते हो। ये पेज कभी कभी पढ़ने लायक होता है। देन उसके बाद में आते हैं हम लोग एक और आर्टिकल की तरफ, तो साइंस एंड टेक पर, क्योंकि आपको पता है संडे है, संडे में हमारा ना एडिटोरियल का सेक्शन आता है ना टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है, लेकिन एक छोटा सा पेज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम का। तो साइंस एंड टेक पर एक लौता आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जो कि टीबी के बारे में बात करता है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करता है। तो तमिलनाडु ने एक बेहतरीन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ट्यूबरक्लोसिस को लेकर, जिसकी वजह से जो मृत्यु हैं वो तमिलनाडु के अंदर में कम हुई हैं टीबी की वजह से। देखो, काफ़ी सारे ऐसे केस होते हैं ना कि कई बार ना टीबी जो है बीमारी जो है, जैसे लोगों के अंदर पता लगाई जाती है, डायग्नोस की जाती है कि हाँ भाई इसको टीबी है, 2 महीने के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये अर्ली टीबी डेथ है। तो इसको यहाँ पे तमिलनाडु में कम कर लिया गया है। एक समय पर आप कह सकते हो अप्रैल 2022 में क्या हुआ था, अप्रैल 2022 में 600 के आसपास इस प्रकार की डेथ हुई थी 2 महीने के अंदर अंदर, यानी पता लगा ये टीबी की बीमारी और 2 महीने के अंदर अंदर मृत्यु हो गई थी। और ये कहीं ना कहीं अप्रैल 2022 से जब हम लोग देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं दिसंबर 2022 में, यानी पिछले साल का आखिरी महीना, तो आखिरी महीने में देखोगे तो ये मृत्यु काफ़ी कम हो चुकी हैं, आधी हो चुकी हैं। लगभग अप्रैल 2022 में अगर इस प्रकार की 600 मृत्यु हुई थी, तो दिसंबर में इस प्रकार की केवल और केवल 350 मृत्यु हुई हैं, 350 डेथ हुई हैं। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु ने ये काफ़ी तेज़ी से कम किया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब वो कैसे कम किया गया, तो वो तमिलनाडु का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है TNKET। TNKET का मतलब क्या है, तमिलनाडु कैसानोई एरेपेला थेतम, यहाँ पर इसका नाम है। ये इनिशिएटिव की स्टार्टिंग अप्रैल 2022 में की गई थी, और अलग अलग जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं ना, वहाँ पर इनको टारगेट दिया गया कि जो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी का कोई भी केस आता है तो उसको तुरंत डायग्नोस किया जाए। तो 30 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। जो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर उनसे बोला गया
कि आपको क्या करना है, टीबी के जो केसेस उसको डायग्नोस करना है, पता लगाना है टीबी के कितने कितने केसेस है, कहाँ कहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और टीबी का केसेस जैसे ही पता लगता है ना, उसके कुछ महीनों बाद या फिर 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर जो व्यक्ति है ना, वो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बट तमिलनाडु ने यहाँ पर इस इनिशिएटिव में क्या बोला कि जैसे ही हम लोग पाएंगे कि कोई भी यहाँ पर इस प्रकार का व्यक्ति निकलता है जिसको यहाँ पर टीबी है, उसको तुरंत ही क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। तो ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा पेशेंट्स का, और 2-3 कंडीशंस होगी जिसके बेसिस पर काम किया जाएगा, डायग्नोसिस किया जाएगा। डायग्नोसिस करने के बाद में उसको यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए एडमिट किया जाएगा, हॉस्पिटल एडमिशन के लिए रेफरल किया जाएगा। और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उससे बस बोल दिया जाएगा, अगर वो हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करवा लेता है तो सही है, नहीं करवाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी जान को काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर मकसद ये है कि अगर टीबी का कोई केसेस निकल कर आए हैं तो तुरंत यहाँ पर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, और जो खासकर खतरनाक केस हो तुरंत उसी दिन पर एडमिट करवा दो जिस दिन पर यहाँ पे डायग्नोस करके हुए वो केस निकल कर आया है। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति के जीने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर उसको एडमिट करवा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉपर इलाज चलेगा। अदरवाइज़ घर पर रहकर व्यक्ति काफ़ी सारी लापरवाही भी कर जाता है। तो बोला गया इसमें एक तकलीफ भी है, यानी इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे इनिशिएटिव में एक परेशानी भी है। परेशानी यह है कि जो ज़्यादातर यहाँ पर आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, है ना, बहुत सारे तालुक और ब्लॉक लेवल पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर डायग्नोस वाली फैसिलिटी है ही नहीं, यानी पता लगाने की फैसिलिटी कि भैया टीबी उसको है या नहीं है। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा कमियाँ नज़र आती हैं। ठीक है, तो इसका अंदर एक बहुत बड़ा इशू भी है। बट हमारा टारगेट यही है कि हम आने वाले समय पर भी जो खासकर बहुत खतरनाक केसेस है टीबी के, उसको हम लोग कम से कम कर सकें। तो लोगों की जान बचाई गई है बाय कटिंग डाउन डिले। तो सेविंग लाइफ्स बाय कटिंग डाउन डिले, यानी कि जो इंसान डिले पे डिले करता है ना, बस पता चल गया अब आराम से यहाँ पर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तुरंत अपने आपको एडमिट करवाओ। एक हार्ट ट्रीटमेंट चाहिए भी ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए। तो जितना डिले करोगे इंसान की जान को खतरा बढ़ जाता है ट्यूबरक्लोसिस के मामले में। तो अगर डिले कम है और आराम से यहाँ पे अपना एडमिशन करवाया है, हॉस्पिटल के अंदर में प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है, तो उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन की गई है। अब इस पूरे आर्टिकल के अंदर में इस चीज़ के अलावा आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपके पास में कुछ डेटा होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ से तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, पूछा जो जाएगा वो आपका ट्यूबरक्लोसिस का जो बैकग्राउंड डेटा है वो पूछा जाएगा। जैसे जो टीबी बीमारी है ना, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, एक बैक्टीरियम की वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक कारण है इस पूरे के पूरे ट्यूबरक्लोसिस बीमारी का। ये जो बैक्टीरिया है ये माइकोबैक्टीरियाई फैमिली से बिलोंग भी करता है। अब ये जो माइकोबैक्टीरिया है ना, इसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि टीबी, लेप्रोजी जैसी बीमारी जो है इंसानों में या जानवरों में फैलाने में कारगर साबित होता है। ह्यूमंस के अंदर बात करें तो टीबी बीमारी है ये ज़्यादातर लंग्स को, फेफड़ों को अफेक्ट करती है, और बाकी दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है, बट मेजरली फेफड़ों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। और ऐसा नहीं, टीबी कोई नई बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है। इसके बारे में देखो लगभग 3000 BC में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। 3000 BC में भी ये बीमारी पाई जाती थी, खासकर इजिप्ट के अंदर में। और अच्छी बात यहाँ पर ये बीमारी ट्रीटेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है ना। लेकिन लोग लापरवाही करेंगे तो इंसान की जान भी जा सकती है। एक समय पर ना टीबी को कैंसर की तरह देखा जाता था, बहुत पहले, है ना। काफ़ी सारे लोग, मैं जानता भी हूँ, बहुत सारे लोग डरते थे टीबी से। तो बेसिकली आज के समय पर लोग जो है आराम से रिकवर कर जाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो, और अपने आप से डॉक्टर बनने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो जान का खतरा बढ़ जाता है कि ट्रीटमेंट कराकर, बस चेकिंग करा कर दिखा लिया और नॉर्मल दवाइयाँ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जान का खतरा बढ़ा देता है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो टीबी फैल सकता है, बिल्कुल फैल सकता है, एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अब कैसे? अब मान लो किसी के फेफड़े बुरी तरह से अफेक्ट हो चुके हैं टीबी से, अब वो नॉर्मल पर्सन के सामने जाता है, उसके सामने छींक देता है या थूक देता है, तो उसका जो बैक्टीरिया है ना, वो कहीं ना कहीं जो उस एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में घूमेंगे, और वो बैक्टीरिया उस नॉर्मल पर्सन के अंडर में भी जा सकते हैं। जैसे उसके अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो टीबी बीमारी है उसके अंदर फैलती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, उस जर्म्स की वजह से, टीबी के जर्म्स की वजह से। अब बात यह कि लक्षण क्या है? कई सारे लक्षण हैं। जब भी किसी को टीबी होता है तो गले में कफ होने लगेगा, है ना। उसके बाद में सीने में दर्द होगा, शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी, जो वज़न है बहुत तेज़ी से घट जाता है इंसान का, बुखार बहुत ज़्यादा जाता है, रात में पसीना आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब यहाँ पर टीबी के लक्षण हैं। सवाल यह है कि दुनिया भर में टीबी का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। देखो 2019 की बात है, 87% न्यू टीबी के केसेस यहाँ पर निकल कर आए थे। और कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही देशों में, बहुत सारे देशों में यहाँ पर टीबी के केसेस निकल कर आ रहे हैं। इवन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ये कुछ कंट्रीज़ है ना, ये वो देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस निकल कर आए और नए टीबी के केसेस निकल कर आए हैं।
इंडिया की बात करें तो जनवरी से दिसंबर 2020 में आप देखोगे, क्योंकि उसके बाद कोविड की वजह से कोई डेटा रिलीज़ नहीं हुआ, तो जनवरी से दिसंबर 2020 में देखोगे तो लगभग 1.8 मिलियन के आसपास टीबी के केसेस नज़र आए थे, और उससे पहले 2.4 मिलियन। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे केसेस, मतलब मिलियंस में हर साल केसेस से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, टीबी के बारे में समझ में आ गया। बाकी टीबी को ट्रीट करने के लिए एक वैक्सीन है जिसका नाम है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन को यहाँ पर डेवलप किया गया था दो फ्रेंचमैन के थ्रू, एक का नाम था एल्बर्ट कैलबिट, एक का नाम था कैल्मी ग्वेरिन। तो इन दो व्यक्तियों ने मिलकर, इन दो फ्रेंचमैन ने मिलकर यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन को बनाया था। अब बीसीजी वैक्सीन को जो बैक्टीरिया था ना, उसी बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके बनाया गया। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो कि टीबी बीमारी को फैला रहा था। अब इस बीसीजी वैक्सीन का सबसे पहली बार यूज़ किया था 1921 में। इंडिया के अंदर में बीसीजी सबसे पहली बार लेकर आया गया था 1948 में। फिर उसके बाद में ये हमारा जो हमने एक प्रोग्राम चलाया, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जहाँ पे हमारा मकसद था कि टीबी बीमारी को हम लोग ख़त्म कर सकें पूरी तरह से। हमने फिर बीसीजी वैक्सीन को उस टीबी प्रोग्राम का हिस्सा ही बना दिया था। अब टीबी के साथ साथ लेप्रोजी, ब्रोलीज और अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं उसको भी यहाँ पर ये जो बीसीजी वैक्सीन है वो ठीक करती हुई नज़र आती है। तो ये था हमारा आज का सारा डिस्कशन। आई होप गाइज़ आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। और आज के न्यूज़पेपर में बस इतनी सी बातें थी, ज़्यादा कोई आर्टिकल नहीं थे, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, बट जो भी थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। फटाफट प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और उसके बाद अपने लेक्चर की समाप्ति करते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, कहाँ गया, ये रहा। तो प्रीलिम्स का सवाल देखते हैं। 2020 में पूछा गया था, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 पेयर दिए गए हैं, इन चारों पेयर में से कौन सा पेयर सही है। तो 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए तो देखो 1 और 2 ओनली, ऑप्शन बी 4 ओनली, ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली। तो ऑप्शन सी आपका सही है, 1 और 3 ओनली, यानी अल्मा अता डिक्लेरेशन जो है ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। ये कहीं ना कहीं किस लिए लाया गया था, पीपल के हेल्थ केयर के लिए। फिर थर्ड वाला तालोनोवा डायलॉग, ये किस लिए लाया गया था, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए। तो 1 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पर ये दोनों के दोनों गलत हैं। आई होप गाइज आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। बाकी ये जो पूरा क्वेश्चन वगैरह है ये सब कुछ पीडीएफ में आपको मिल ही जाता है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।